हे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत ही वेल एंड हेल्दी होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी फंटास्टिक चल रही होगी। सो गाइस, जो आज का हमारा सेशन है वो है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। और आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम का बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। सो इन दिस सेशन में लगभग 100 क्वेश्चन हैं, आप ऑलमोस्ट मान के चलिए। और इसमें जो है ना वो जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें मैथ्स रीजनिंग, मैथ हो गया, मैथ एंड रीजनिंग और इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है। और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। मैथ को बहुत अच्छे समझाऊंगी, पूरी समझाऊंगी, अच्छे समझाऊंगी। और जो शुरुआत के जो कि जीके जीएस और हिंदी क्वेश्चन है वो मैं आपको फास्टली कराऊंगी और आप फास्टली ही आंसर देने की कोशिश करना। जहाँ पर समझाना होगा मैं डेफिनेटली वहाँ पर समझाऊंगी। लेकिन आपकी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिविज़न सीरीज चलती है, तो आप भी रिविज़न ही करते हैं। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम आपका रिविज़न करवाते हैं और अपना आंसर, अपना स्कोर चेक करते रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस। तो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट मूव ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन गाइस है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो क्या पतन होता है, उड़ान होता है, ऊर्ध्व होता है, फिर ध्रुव होता है? तो आपने आंसर जो है ना वो दे दिया होगा पतन। उत्थान का जो विलोम होता है पतन होता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आंसर ए सही है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ। उपसर्ग, उप से आप समझ जाया करें, ऊ से मतलब आ मतलब आएगा आगे। अगर जो शब्द आगे लगा हुआ हो उसको उपसर्ग बोलते हैं और पीछे पीछे वाला जो होता है उसको बोलते हैं विसर्ग। गाइज ये होता है विसर्ग, ठीक है। और जो पीछे लगता है, ठीक है, वो होता है विसर्ग। सो गाइज प्रत्यय, सॉरी विसर्ग नहीं, प्रत्यय होता है। आगे लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग और जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पा फोर पीछे, ठीक है, प्रत्यय होता है। तो अभी पूछा गया उपसर्ग किस में लगा हुआ है, कि प्रत्येक में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्यय का मैं अगर संधि विच्छेद आपको गाइस करके दिखाऊं तो होता है प्रति प्लस एक, यानी कि प्रति। आप देखेंगे इसका संधि विच्छेद मैं करके आपको दिखाऊं तो संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। प्रति देखिए कहाँ पर है, आंसर बी। अगर आप दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? मैंने अभी आपको बताया है जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है, यानी कि शब्द के पीछे लगा होता है। तो देखिए आप पीछे प्रत्यय किस में लगा हुआ है? वैज्ञानिक में। तो विज्ञान का अगर वैज्ञानिक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा विज्ञान प्लस एक। तो एक मतलब पीछे जो लगा हुआ है वो प्रत्यय होता है। तो देखिए एक कहाँ है, तो आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। बी, मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होता है? शब्द को छांटिए। तद्भव वो शब्द होते हैं जो तद्भव, गाइस तद्भव जो होते हैं जो तद्भव जो है ना वो संस्कृत से हमने अपनी लैंग्वेज में चेंज किए होते हैं। तत्सम वो होते हैं जो एज इट इज़ संस्कृत और हम जैसे कि अपने 11 टर्म्स में बोलते हैं बिल्कुल वैसे बोले जाते हैं। और तत्सम वो होते हैं, तद्भव वो होते हैं जो हमने संस्कृत से बदले हुए होते हैं। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो कपूर है, पक्ष है या फिर मयूर है। तो इसका जो आंसर अगर आज आपने ए दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि कपूर को ये तद्भव है ना कि तत्सम। तत्सम इसका हो जाएगा कर्पूर। तत्सम जो इसका हो जाएगा कर्पूर, ठीक है। तो तत्सम इसका हो जाएगा, ये तद्भव है। आंसर ए बिल्कुल सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला तो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। आंसर आपका अगर बी आपने दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना है मतलब ईद का चांद होना। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। आंसर सी आपने देख रहे होंगे। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब होगा कहीं का ना रहना, यानी कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए, अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखिए क्या है, कृष्ण जी के अनेकों नाम थे। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, देखो ये क्या होता है, ये अव्यय होते हैं। अनेक हो गया, ठीक है, यह वह ये अव्यय होते हैं। तो अनेक होता है, अनेकों कुछ कोई चीज़ नहीं होती, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो इसी वाक्य में है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम जो होते हैं, मैंने अभी वक्त बताया, जो एज इट इज जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही उनको हम अपनी अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो जो मुमुक्ष है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। मुमुक्ष को संस्कृत में भी मुमुक्ष ही कहते हैं और हम लोग अपनी जो देशी भाषा है उसमें भी मुमुक्ष ही कहते हैं। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, यानी कि नहीं है। तो देवता का शुरू होता है अमर होता है, बिल्कुल होता है, देव होता है, लेकिन सुधाकर मैं आपको बता दूं उनको ये चांद चंद्रमा का होता है। आई थिंक चांद का ही होता है ना सुधाकर, हाँ बिल्कुल चंद्रमा का ही होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, इन्होंने नहीं, इनकी पूछा है कि प्राइवेट नहीं है, तो ये आंसर डी जो है ना वो आपका यहाँ पर गलत तो हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन अगला गाइस देखते हैं, आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो कौन थे, किसे कहा माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर ए बिल्कुल, आपने अगर आंसर ए दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं ए इनके स्वामी विद्यानंद, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, विद्यानंद जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन यानी कि रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, जो न्यूटन का तीसरा नियम। आंसर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इसमें क्या होता है, ये देखो न्यूटन का तीसरा नियम, वो अगर जब कभी आप बस में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब बस रुकती है तो वो अचानक आप पीछे के लिए मुड़ जाते हैं, मतलब आप धक्का लगता है, ठीक है, तो ये वाला न्यूटन का तीसरा नियम इस पर डिपेंड करता है। तो आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग का अर्थ क्या है? तो वेलोसिटी पूछी गई है, इसका मतलब है 20 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है आपके लिए, जब किसी वस्तु की जो चाल है ना, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक वह होता है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि से नीचे रहती है तो उसको सबसोनिक कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 मैक अबव हो जाती है, यानी कि ऊपर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक स्पीड होती है। यहाँ पर हमें पूछा गया ध्वनि की चाल से अधिक ही है तो वो सुपरसोनिक होगी। अगर 5 मैक ऊपर चली गई तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में, मैं आपको बता दूं, देखो जो ध्वनि है ना वो सबसे ज़्यादा किस में चलती है? सबसे ज़्यादा ठोस में चलती है, यानी कि ठोस में लगभग इसकी स्पीड जो है ना ठोस में लगभग 5 से 6,000 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी द्रव में होती है लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं बात करूँ ध्वनि यानी कि हवा में, गैस या फिर बोले हवा में, तो ये लगभग होती है कोई 300 साढ़े 300 होती है। 300 यहाँ पर 32 एग्जैक्ट मैं आपको बता देती हूँ मीटर प्रति सेकेंड स्पीड इसकी होती है। तो सबसे कम होती है हवा में। आंसर देखते हैं 332। हाँ बिल्कुल सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा, सापेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि जैसे कि जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, मान लिया कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, वो जो हमें सापेक्ष दिख रही है ना, जैसे उसकी चाल हो गई, उसका समय हो गया, उसकी दूरी हो गई, जो हम देख पा रहे हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि जो सन से आने वाली लाइट है ना, वो उसकी चाल जो है ना बिल्कुल समान है। लेकिन ये हमारे देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हमें समान लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर इंसान को इसको अलग अलग भी देखी जा सकती है। ये सापेक्षता का सिद्धांत कहता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, लैक्टोमीटर अगर कहीं पर दिया है तो वो आप आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा दीजिएगा। आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। यानी कि लैक्टोमीटर की प्रणाली निम्नलिखित में से किसने पर आधारित थी? तो आंसर बी बिल्कुल सही है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित थी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला, नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं, याद रखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, देखो वेंकट रमन को चिकित्सा के लिए,
आप इसको देखिए वेंकट रमन को, आपको जैसे कि पता है रमन प्रभाव, आपने अपना रमन इफेक्ट पढ़ा है ना। रमन इफेक्ट जो है ना वो ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ना कि चिकित्सा का है, यानी कि मेडिसिन का नहीं है। कि रमन इफेक्ट क्या होता है, वो जो सीवी रमन थे, इनका नाम है सीवी रमन बोलते हैं इनको, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट बताया था। यानी कि जो लाइट है ना, लाइट के कई सारे रंग होते हैं, यानी कि लाइट स्कैटर करती है, फैलती है, प्रकीर्ण करती है। तो इन्होंने ये बताया था ना कि इन्होंने चिकित्सा के लिए बताया था। इसको जो उन्होंने गलत ही पूछा है, युग्म गलत है, तो आंसर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इनमें से क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली पर्यावरण प्रदूषण होगा। आंसर ए ही इसका सही हो जाएगा। ज्वारी ईंधन हो गया, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब क्या है, तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल जो जिन दोबारा ही इनको क्रिएट किया जा सकता है। तो आंसर इसका जो हो जाए वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो नमी सामग्री के साथ नरम हो जाता है। तो वो लिग्नाइट है। आंसर डी इसका जो है ना आपने कर दिया है, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जैसे कोयला जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है और लिग्नाइट होता है, यानी कि पीट भी होता है। जो इंडिया में है ना वो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में बिटुमिनस पाया जाता है, जो कि मतलब इतना अच्छा, इसमें ऐश ज़्यादा, हमारे जो इंडिया में जो कोयला पाया जाता है उसमें ऐश मतलब राख ज़्यादा होती है। ठीक है, और सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो वो एंथ्रेसाइट का होता है। आंसर ए बिल्कुल, मतलब यहाँ पर आंसर ये सही नहीं। अगर पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है तो एंथ्रेसाइट होता है। और जो एंथ्रेसाइट जो कोयला है ना वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अमेरिका में। ठीक है, एंथ्रेसाइट। सो इसका फिलहाल आंसर जो है ना वो डी है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। तो वो होता है कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल। अगर मैं आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए मिट्टी का तेल। इसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, मिट्टी का तेल, मतलब गांव की भाषा में, या फिर हो सकता है आप लोग जानते हो मिट्टी का तेल। केरोसिन ऑयल वही होता है जो मिट्टी, जिससे पहले दीपक, यानी कि जो घर में अभी तो लाइट हो गई है, पहले दीपक जलाए जाते थे। ठीक है, और मिट्टी से पहले जो गल्ला जहाँ राशन मिलता है ना वहाँ पर भी मिला करता था। तो केरोसिन जो ऑयल है ना इसको भी ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर ही माना जाता है। तो इसका जो आंसर देखिए केरोसिन कहाँ लिखा है, तो केरोसिन, हाँ देखिए बी बिल्कुल इसका जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी, यानी कि धमनी की बात की, धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो वो कौन सी है, तो वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये धमनियाँ जो होती है फुफ्फुसीय ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो विटामिन के होता है। के आप पता कैसे याद रखिए, के जो है ना एक स्टॉप देख रहे हो ना आप, जैसे कि आप सिग्नल लाइट पे जाते हैं ना तो कहते हैं कि स्टॉप हो जाइए। के मतलब एक आपका इस शेप बना रहा है, यानी कि ये आपका हाथ है, ये आपका हैंड है और ये आपकी फिंगर्स है, और जो रोक रही हैं यानी कि रुकिए। ठीक है, रुकिए मतलब थक्का, ये रुकने का सिंबल है, यानी कि रुक जाता है। तो अगर विटामिन के नहीं बनेगा तो आपका थक्का कैसे बन रखता, मतलब थक्का नहीं बनेगा। तो आंसर यहाँ पे देखिए के, इनकी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज़ करेक्ट है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि मानव के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 27 हड्डियाँ होती हैं मानव के हाथ में। अगर पूछा जाए तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 14 होती हैं। पूछा जाए तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 22 हड्डियाँ। अगर पूछा जाए खोपड़ी में कितनी, तो 22 हड्डियाँ होती हैं। पूरे शरीर में पूछी जाए हड्डियाँ, अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी हड्डियाँ होती हैं पूरे शरीर में, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका जो आंसर फिलहाल अभी कितना हो जाएगा, 27। इनकी हाथ में 27 होती है ना, 14 होती है, 14, हाँ 27 ही होती है। ऐसे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी थाई होती है ना, थाई में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल फीमर। अगर आपने दिया है आंसर ए तो बिल्कुल आपने सही दिया है। फीमर जो है ना वो हमारी थाई में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो वो है एच ग्रुप। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह प्रणाली, यानी कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी। तो वो थे कार्ल लैंड स्टीमर थे। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, रेबीज
का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो रेबीज़ का मुख्य लक्षण होता है कि आपको जो है ना वो मतलब पानी से डर, यानी कि हाइड्रोफोबिया या फिर पानी से डर रेबीज़। गाइस मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है, मैं इसको लीव आउट कर रही हूँ। क्वेश्चन अगला है, इसमें मतलब डी आंसर दिया हुआ है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आपका लीवर। जब आपको पीलिया होता है तो आपका लीवर जो है ना वो इफेक्ट करता है लीवर को, यानी कि लीवर मतलब एक्ट करता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है मधुमेह। मधुमेह को आपको पता है डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ जो है ना वो आपके किस में होता है? तो वो पैनक्रियाज जो होता है ना, पैनक्रियाज जिसको आग्नाशय भी बोलते हैं, पैनक्रियाज में एक इंसुलिन होता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है तो वो रिलीज़ अगर नहीं होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसमें क्या लक्षण क्या इसके होते हैं? तो आपको बार बार पेशाब आएगी और असामान्य प्यास लगेगी। तो आंसर इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगर आपको असामान्य प्यास लग रही है, मतलब बार बार प्यास लग रही है और बार बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ होने के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गाइस अगला है एड्स। एड्स के डैश डैश द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, यानी कि एड्स जो है ना वो किसके द्वारा संचारित यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है? तो लैंगिक संपर्क के द्वारा बिल्कुल होता है, गले लगने के द्वारा नहीं होता है, स्तन्य आहार कराएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, रक्तदान कराएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए जो एड्स जो डिजीज़ होती है ना, AIDS एमिनो कुछ डिफिशिएंसी सिंड्रोम करके इसका नाम है, ठीक है। तो अगर आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करते हैं, अगर आप फीडिंग कराते हैं, कि माँ अगर बच्चे को फीड करा रही है तो उससे भी हो जाए, कि कोई भी लिक्विड एक्टिविटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी, कोई लिक्विड एक्टिविटीज़ अगर आप ब्लड किसी को दान दे रहे हैं तो भी, ठीक है, तो भी आप जो है ना एड्स जो है ना एक से दूसरे में जाएगा। लेकिन गले लगने से हाथ मिलाने से ऐसा नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि गलत कौन सा है, तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज़ करेक्ट है। अगला गाइस है क्वेश्चन आपका, दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है तो केरल है क्या राजस्थान का है? तो आपने आंसर तो देख ही लिया है, बी बिल्कुल सही है। आंसर बी जो है ना यहाँ पर इसका सही है। राजस्थान का दुर्गा पूजा त्यौहार मुख्य त्यौहार है। क्वेश्चन गाइस है, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है संडे को। ईस्टर का जो फेस्टिवल है वो रविवार को मनाया जाता है और आई थिंक कि ईसाई धर्म में होता है, मुझे क्लियर पता नहीं गाइस, जो रविवार को मनाया जाता है। देखिए आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, दिल्ली जो है नदी तट पर स्थित है, किस तट पर है? तो वो यमुना पर स्थित है। आंसर ए जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, अहमदाबाद किस नदी तट पर बसा हुआ है? तो साबरमती, बेतवा, कावेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर अगर आपने दिया है साबरमती, तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साबरमती पर अहमदाबाद बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अमरावती, हैदराबाद या मदुरै। तो मूसी नदी जो है ना उसके किनारे बसा हुआ है आई थिंक हैदराबाद बसा हुआ, बिल्कुल सही बात है। आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या वियना में है, लुसाने में या फिर जेनेवा, मैड्रिड में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर तो वो बनी है एस विजयलक्ष्मी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वो है मुंबई में। आंसर अगर आपने दिया है बी तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर बी इसका जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय है वो बी यानी बॉम्बे में है। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई के क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो वो है आपका कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में यहीं से बेंगल्स भी मिले हैं और बेंगल्स के नाम पर इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जुताई के खेत भी मिले हुए हैं। क्वेश्चन गाइस अगला है, देखिए आप डैश 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 सिंधु घाटी
सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र था? तो वो था बिरवाणा। वो शायद ये पड़ता है, मुझे लगता है पंजाब में पड़ता है शायद, या फिर नहीं पाकिस्तान में पड़ता है। बिरवाणा जो है ना सबसे पुराना सिंधु सभ्यता का खोजा गया मतलब प्लेस माना जाता है बिरवाणा, जिसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगर आपने मोहनजोदड़ो दिया है तो आपने गलत दिया है, क्योंकि बिरवाणा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो वो तो समुद्रगुप्त थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त आ गए थे। क्वेश्चन अगला है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, मुगल शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो वो दिल्ली में की थी, फतेहपुर सीकरी में नहीं की थी। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था? तो जहांगीर थे, शाहजहां थे, और औरंगजेब थे, या फिर अकबर थे? तो आई थिंक इसका आंसर जो है ना वो बी है। हाँ बिल्कुल, शाहजहां ने हिजरी संबत शुरू किया था, शाहजहां द्वारा हिजरी संबत की शुरुआत की गई थी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस थे, को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो उन्होंने कहा था इनको अंग्रेज़ खान कहा था, इनकी अंग्रेज़ खान। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, जॉर्ज यूल थे, बोमेश चंद्र बनर्जी थे, दादाभाई नौरोजी थे? इन्होंने पूछा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन की स्थापना तो किसने की थी? तो वो थे दादाभाई नौरोजी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो इन्होंने इंडिया में नहीं की थी, ये शायद फ्रांस में की थी। दादाभाई नौरोजी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे गए हैं, अध्यक्ष नहीं। जो संस्थापक थे वो ए ह्यूम थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, अच्छा हाँ, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो हुआ था स्वदेश आंदोलन। आंसर हो जाएगा बी, 1905 में स्वदेश आंदोलन शुरू हुआ था, 1905 में। दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले अध्यक्ष, अब अध्यक्ष पूछा गया है, अब संस्थापक नहीं है। ए ह्यूम संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है नेक्स्ट आपके लिए, देखिए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यानी कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरणीय पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है? तो क्या देहरादून में है, प्रयागराज में है, नागपुर में, या फिर भोपाल में है? तो जो इसका आंसर है वो गाइस है आपका प्रयागराज, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। सो अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो वो है आपका यूपी। यूपी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आंसर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला है, यानी कि डैश 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 पृथ्वी की सबसे जो पतली परत कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी भूपर्पटी, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, लेकिन इसमें लिखा है यहाँ पर भूपर्पटी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। देखो भूपर्पटी होता है, क्रस्ट के बाद होता है मेंटल, ठीक है, मेंटल होता है, उसके बाद होता है कोर, ठीक है। जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट, इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 34 किलोमीटर, और मेंटल है ना इसकी है लगभग 2900 किलोमीटर, और ये जो कोर है ना इसकी है आई थिंक 63 कुछ 6000 के करीब है, मतलब लगभग 6000 है, 60 कुछ 2900, हाँ 6000 ही एक और है, ठीक। तो आप बताइए किसकी सबसे ज़्यादा सबसे कम पतला कौन है? तो क्रस्ट ये, और आपका आंसर भी सी, यानी कि क्रस्ट दिया गया हुआ। हो सकता है क्वेश्चन गाइज आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी में पूछ लिया है, तो उसको क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पतली कौन सी है? भूपर्पटी है। भूपर्पटी के बाद मेंटल आता है, इनके बीच वाला एरिया आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, अधिकांश भूपर्पटी इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया आपको क्रस्ट बोलते हैं।
किस शेल से बनी होती है, तो वो आग्नेय शेल से बनी होती है। आग्नेय शेल से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जो ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले जो लावा निकल के आता है वो आपके सबसे ऊपर पट्टी पर आता है, तो जो आने वाला यानी कि पहला हुआ उसको आग्नेय बोलेंगे ना। मतलब ऐसे याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ, यानी कि जो सबसे पहले आया उसको बोलेंगे आग्नेय, और जो सबसे ज़्यादा ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट है वो आग्नेय से ही बनी हुई है। उसके बाद आती है अवसादी, मतलब उसमें कुछ अवसाद इकट्ठा हो गए। फिर कायांतरित होती है, कायांतरित मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ गए, यानी कायांतरित मतलब कुछ अंतर आ गया, उसको बोलेंगे कायांतरित। ठीक है, तो पढ़ते हैं 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, आग्नेय शेल। सो क्वेश्चन गाइज अगला है, यानी किसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, तो वो चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है ना पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, क्योंकि वो दोनों, अगर पृथ्वी बीच में है और सूर्य इधर है और चंद्रमा इधर है, तो चंद्रमा अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और सूर्य अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी पर जो है ना वो ज्वार और भाटा की स्थिति पैदा होती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अस्थायी अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन अगला गाइस है आपके लिए, भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव किसने लिखा था, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री थे। आंसर बी बिल्कुल सही है, आंसर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए, भारत के प्रथम मुस्लिम जो है ना राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, तो वो हुआ था आई थिंक 2012 में हुआ था, है ना, 2013 में हुआ था। हाँ 12-13 था, मतलब 2012 में एक्ट आया था और 13 में पारित हुआ था, उसको मतलब मान लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर बी जो है ना वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, 71 नंबर का है, केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ से, इनकी केरल और लक्षद्वीप दोनों का उच्च न्यायालय है वो एक ही जगह स्थित है क्या, तो इनका मैं आंसर सीधे बता देती हूँ, आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि कोच्चि में। केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय इनकी हाई कोर्ट है वो सी यानी कि कोच्चि में है। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहला राष्ट्रपति बना था, तो क्या अयूब खान नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिल्कुल नहीं, याहा खान बिल्कुल नहीं, तो इनका नाम था इस्कंदर मिर्ज़ा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है, तो वो कहाँ पर दी है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सी हो जाएगा, कर्नाटका में टाउनशिप योजना जो है शुरू की गई है कर्नाटक। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में तपन के बोस, एक नाम है, तपन के बोस का निधन हो गया है, वे कौन थे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, ये फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर थे। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है, वो हमारा प्यारा पाकिस्तान, यानी कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। अब प्यारा कहें या मतलब दुश्मन तो नहीं कह सकते, क्योंकि सब तो दुश्मन नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, तो इंडिया में तो कुछ लोग अच्छे और बुरे हैं ना। तो गाइस क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो जो गुनेरी वाला है ना वो गुजरात का प्लेस है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, गुजरात का गुनेरी वाला। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय आईएएफ के पायलट को सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अक्षय सक्सेना जी। अक्षय सक्सेना जी को अब जो है ना वो उन्हें सम्मानित किया गया है भारतीय आईएएफ के तौर पर। सो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनका मूड हमेशा खराब ही रहता है, मतलब अजीब इंसान है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, तो उन्होंने लगाया है 25%। तो आंसर ए जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में भारत ने
कितने नए रामसर साइट जोड़े गए हैं? भारत में कितनी रामसर साइट जोड़ी गई हैं? तो वो 4 जोड़ी गई हैं। मैं आपको इनका नाम भी आपको बता देती हूँ। ये 4 जोड़ी गई हैं, उनका नाम है, एक तो झारखंड की है ऊधम झील, ठीक है, और दूसरी है थथरगल करके जो है, मतलब 2 तमिलनाडु की हैं, एक थथरगल है और एक है सक्करकोट्टई, यानी कि यहाँ पे बताती हूँ, सक्करकोट्टई अजीब ही नाम है, कोट्टई करके, और एक है थथरगल, ठीक है, और एक है सिक्किम की, उसका नाम है खेचेउपल्ली, खेचेउपल्ली नाम है, ठीक है। तो 4 जोड़ी गई हैं रामसर। और रामसर स्थल की शुरुआत कब से हुई है? तो वो हुई है 1973 से, और ये जो है ना, वो इटली का एक शहर है, वहाँ से एक मतलब इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, फिर वहाँ से इन्होंने रामसर साइट की शुरुआत की है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है? तो गूगल मैप ने जो है नाम इसका बदल दिया है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसको बोला गया है स्वा रेल, आंसर सी आप देख पा रहे हैं, स्वा रेल, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अब जो क्वेश्चन है वो आपके जो है ना स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें, आप देखिए क्वेश्चन को ज़रा, 20 बुक्स को 1800 में बेचता है, यानी कि एसपी कितना है? आप यहाँ पर देखिए, ऐसे देखिए, एसपी कितना है 20 बुक्स का, कितने हैं? 1800 की हैं, ठीक है, बेचता है, तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर लाभ होता है। तो गाइस इसको पूछा क्या गया, एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि पूछा गया है कि एक बुक का सीपी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए आप ऐसे समझिए, ज़रा मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए, आप मैं लिख रही हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। देखो जो 20 पुस्तकें जब उसने बेची तो वो 1800 की बेची। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, आप खुद एक दुकान पर गए और आपके पास 20 पुस्तकें थीं और आपने 1800 की उनको बेच दिया, ठीक है। तो आपको 5 पुस्तकों के जो आपने खरीदी हैं उनके बराबर लाभ हो गया। तो इसके मतलब आप क्या करें, इसमें मान लें 20 तो आपने बेची हैं और 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर लाभ हुआ। तो आप ऐसे मानिए कि 20 पुस्तकें तो ये थीं आपकी, ठीक है, 5 और हो गई, यानी कि जो 25 पुस्तकें आपने बेची हैं ना, वो 1800 की बेच दी। समझ गए आप? नहीं समझे अभी? यानी कि ये एक सीपी हो गया जब आपने ख़रीदी होंगी, और इनके बराबर ये लाभ हो गया। आपको एक फॉर्मूला पता है ना, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ किससे निकालेंगे? तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब लाभ जो है ना वो आपको 5 पुस्तकों के बराबर हुआ है, और आपका सीपी, ठीक है, सीपी कितना है, वो आपने 20 पुस्तकें खरीदी तो रही होंगी ना, और फिर 5 के बराबर लाभ हो गया। तो इनको हमने इधर ऐड किया है, क्योंकि जब हमने इधर देखिए आप, ये लाभ है, आप इसको देखिए, लाभ, ये वाला लाभ है यानी कि प्रॉफिट है। अब जब इधर का सीपी इधर लाएंगे हम, ये वाला सीपी जो 20 वाला था, यानी कि 20 पुस्तकें थी, तो ये प्लस में आएगा ना इधर, तो +20 ये सीपी पुस्तक है, और लाभ कितने का है, तो ये 5 का है, 5 सीपी का। तो इधर बराबर में क्या हो गया, अभी तो वही तो लिखा हमने, ये बराबर में देखिए अब क्या है, ये एसपी ही तो है, ये देखिए ये एसपी तो ही है, एसपी कितना है 1800। अब देखिए आप सीपी 20 और 5 कितनी हो गई, 25 हो गए, कितने हो गए, 25 सीपी बराबर अगर 1800 है, मेरी बात को समझना, लिखने पर मत ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर 25 सीपी बराबर 1800 है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि 25 रुपये यानी कि 25 कोई पॉइंट हैं वो 1800 के बराबर हैं, तो 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट
1 पॉइंट किसके बराबर होगा? तो क्या करेंगे आप 1800 से, आप थोड़ा मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, इरेज़र ले लेती हूँ, इरेज़र इरेज़र इरेज़र, ये है, अरे ये तो चल भी नहीं रही है मुझसे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे और जगह लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लिखने की कोशिश करती हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 1800, आप यहाँ पर थोड़ा देखना, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको लोगों को समझ में आए। यहाँ पर देखना आप 1800 यानी कि 1 CP इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाई 25। अब जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 360 हो गया। अब इससे 5 से काट लीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि एक कॉस्ट, एक CP यानी कि एक पुस्तक का वैल्यू कितना आया? 72। और पूछा क्या गया है हमसे? वही तो पूछा गया है, यानी कि एक पुस्तक का CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है? तो 72 है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। आंसर ए बिल्कुल आपने सही दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप समझना, मेरी बात पे ध्यान कुछ रखना, यानी कि 20 पुस्तकें जब आप बेच रहे थे तो 1800 की थी, फिर 5 के CP यानी कि 20 भी तो आपने खरीदी रही होंगी ना, और 5 के बराबर आपको CP के बराबर लाभ हो गया, तो 20 और 5 25 हो गई, और 25 यानी कि 5 का लाभ हुआ था, टोटल हो गया 1800 का। समझ गए आप? सो क्वेश्चन गाइस मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका हाँ बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन गाइस अगला है, किसी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि यानी कि किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश 3.3/4 की गई राशि के बराबर है। क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, मैं समझाती हूँ। मान लिया कोई प्रिंसिपल था, मतलब एक फॉर्मूला पहले याद करिए आप, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इसको सिंपल इंटरेस्ट अगर हिंदी वाले हैं तो समझ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इनटू, सॉरी मैंने प्लस कर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू R4 रेट मतलब दर इनटू T4 टाइम मतलब समय, और डिवाइड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें साधारण ब्याज जो है ना वो दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है 3/, आप यहाँ पर देखिए 3/4, और वो है प्रिंसिपल का, देखिए x इसको मान लेते हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लियर साधारण, हमें प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, और प्रिंसिपल जो है हमारा वो x है, ठीक है। x मान लेते हैं क्योंकि x हमें प्रिंसिपल तो हमें दिया ही नहीं गया है, और रेट हमें निकालना है, रेट यानी कि दर हमें निकालनी, तो r इसको हम r मान लेते हैं, भाई r तो माननी पड़ेगी ना, और टाइम हमें दिया गया है 15 वर्ष, ठीक है, डिवाइड में 100 फिट, ठीक है। अब आप देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, x को क्या करें, x आप यहाँ पर करें, ऐसे सॉल्व करें, 3/4 जो है ना 3x हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पहले इसको काट लीजिए, ये 5 काटते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जब इधर लेके आएंगे, इसको यानी कि 3/20 को, तो इधर कैसे आएगा, इधर इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, वैसे आप सीधे सीधे पे काट सकते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा ना, मैं डायरेक्ट काट देती हूँ, आप काटते रहना, r × 3/20, ठीक है। अब 4 से काटिए, बराबर में तो 4 कट जाएगा, 4 पंचे 20 कट गया ना 5, और 3 से 3 एक कम 3 कट गया, ठीक है, और x से x कट जाएगा, तो बचा क्या, r / 3। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसको r = 3, वो सॉरी 5, ये 5 है, 5 ये बद कर, 4 पंचे 20 था ना, 5 था ना, ये 5 है गाइस, ये 5 है, ठीक है। तो रेट कितना आ गया, 5 आ गया ना, 5% आ गया आराम से, 5%। नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देते हैं।
फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ जल्दी समझाने को आपको। देखिए क्या था यहाँ पर, आप समझिए 3/4 एक्स बराबर एक्स हमारा प्रिंसिपल है इंटू रेट आर, टाइम हमारा 15 वर्ष है, डिवाइड है 100। इसको काट लेते हैं, पहले 5 से काटिए, 5 तिमा 15, 5 चक्कू 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब इसको बराबर से काटिए, 4 पंचे 20, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 बचा ना, और 3 से 3 कट जाएंगे, 3 और ये वाले 3 कट जाएंगे। x जो यहाँ पर है वो x से x कैंसिल, तो बचा क्या, r/5। अगर r/5 होता है तो किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो कर सकते हैं हम, r = 5 कर सकते हैं ना, और r हमारी दर है तो 5% आ जाएगा। देखिए 5% आंसर है ना, हाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 5% है, ठीक है। अगला है, यदि किसी संख्या का, अगर कोई आपसे यदि कोई संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या करें, मान लें उसको, मान लेते हैं संख्या हमारे पास है x, और उस संख्या का 3/4, 3/4 है ना, उसी संख्या का, उसी संख्या मतलब इसी संख्या का, यानी कि x का 1/3 से 50 अधिक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है हमें। हाँ देखो, ये जो एक संख्या ने बोला है, यहाँ पर आपको दोबारा समझाते हैं। एक संख्या जो है, मान लिया वो संख्या है x, अब ये जो संख्या है ना वो 3/4 जो है ना इस संख्या, और इसी संख्या के x के 1/3 से 50 अधिक है। जैसे क्वेश्चन लिखा आप बिल्कुल वैसे ही लिखते जाएं, ठीक है। देखिए जो ये वाली जो संख्या है वो कितनी है, इस संख्या की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व तो कर ही लेंगे ना, आसानी से करिए। क्या करते हैं हम, तो यह हो जाएगा आपका 3x, यहाँ पर हो गया 3x डिवाइड बाई 4। अब उसको हम इधर लेके आएंगे क्योंकि वो प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर x डिवाइड बाई 3 है ना, तो 3 बराबर में कितना बचा, 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा 4 × 12, तो यह हो जाएगा 12, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 × 12, 3 × 9, 9x माइनस 3 चक्कू 12 यानी कि 4x इक्वल्स टू 50। उम्मीद है मुझे आपको इतनी मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा, आगे देखिए 9 में से 4 गए तो बचे हैं 5x बराबर, ये जो 12 है इधर 50 के पास आ जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, इंटू 12। तो आप काट लीजिए सीधे, पहले काट ही लो ना, तो इधर जाएगा 10 और x बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू 120। देखो 120 आंसर है, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, आंसर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस ये है, हाँ 85 नंबर का, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु यानी कि समान बाजुओं का त्रिभुज है। समबाहु मतलब होता है समान इसकी भुजाएं हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। क्षेत्रफल का, एरिया का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। एक इसको हमने माना है तो इसकी भुजा का माना है, भुजा मतलब एक साइड होती है, ठीक है, जिसका परिमाप 24 है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि आपका ये फ़ोन है, आप जिस भी फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन, ये फ़ोन है, ये फ़ोन की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री को जब आप मापेंगे ना, इस पूरी बाउंड्री को, तो ये इसका परिमाप होगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया ही अंदर वाला होता है और परिमाप ये बाहर वाला होता है। तो इन्होंने बोला है कि जो ये त्रिभुज दिया गया हुआ है इसका परिमाप जो है ना वो 24 है। तो अगर आपसे पूछा, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी एक भुजा की वैल्यू बताइए, तो क्या बता पाएंगे, क्यों नहीं बता, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है आप फिर भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 ही भुजाएं हैं। अब 3 से 24 को डिवाइड कर लीजिए। फिलहाल में इसका फॉर्मूला जो होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज
के क्षेत्रफल का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो वही होता है, बता दी मेरे, यानी कि परिमाप डिवाइड बाय 3 होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको नहीं पता था फिर भी। परिमाप कितना है 24 है, बटे कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 आ गया ना। अब एक वजह कितनी आ गई 8। अभी आप क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप देखो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं ना हम। यहाँ पर देखिए यही तो फॉर्मूला था, यही वाला। अब यहाँ पुटअप करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कलर हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पुटअप करते हैं तो √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर है, इसका मतलब 8 × 8 आएगा, ठीक है। तो 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, तो बचा कितना 2। अब 8 दूनी 16, 16 √3। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा 16 √3। देखो आंसर कहीं है, हाँ बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें यूज़ होगा आपका बोडोमास का नियम, यानी कि बोडोमास का BO, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा BO बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखो 4 × 36 माइनस 6, 1 मिनट, यहाँ पर ये ब्रैकेट है। क्वेश्चन जो रियल है उसमें यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। 3 + 2, गाइस मुझसे पहले करने की कोशिश करें। जब तक मैं आपको बता रही हूँ, अगर ना समझ में आए तो फिर वीडियो को देखना, तब तक मुझसे पहले कोशिश करने की क्वेश्चन को। -51, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो पहले क्या करते हैं, बोडोमास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हटाइए। तो ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं पहले, तो साइड में देखते हैं चल के। तो इसको डिवाइड करना है ना, 216 को 6 से डिवाइड करना है। तो देखते करते कितना हो गया, वो ये हो जाएगा 32 ही होगा ना। 6 × 6 = 12, 6 × 18 बचा के, हाँ 6 × 36 नहीं, हाँ 6 आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है। इनटू ब्रैकेट खुल गया ना, अभी हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर है 3, ठीक है। अभी ब्रैकेट के अंदर ही है -51, ये वाला ब्रैकेट इतना हो गया। इसके आगे संख्या कितनी है 6 है, कितना है 6 है, माइनस है, अच्छा इसका मल्टीप्लाई कर लें, हाँ तो ये हो जाएगा 4 × 4, ये 14 है, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब हमारे पास देखिए, अब फिर ब्रैकेट वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 था, ये है 2, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 की पहले हम पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो 36 की 2 में करेंगे कितना जाए, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7, 72, 3 प्लस 72 माइनस 51, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना पहले, ठीक है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसको 3, अब देखो यहाँ पे प्लस है और आगे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो 72 बड़ा है तो साइन प्लस का ही रहेगा, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 7 में से 5 गए, 2 बचे, तो हो गया ये इतना 21 3। अब 21 3 को जोड़ें कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। फाइनली ये तो ख़त्म हो गया कहानी। अब यहाँ पर आया है 6, इतना ही बचा ना, और आगे है -144। अब 144 माइनस 6 × 24। अब 6 × 24 को अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले बाद में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिला, ओ शेट, हाँ ठीक है। तो ये 6 × 24, अच्छा ये भी 144 ही हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा गाइज, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 144 है माइनस, फिर ये 140 की 6 और 24 की गुणा करेंगे तो अब 144 ही आएगा। और 144 144 माइनस 144 होता है 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो 0 हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपको दिखाते हैं, डी बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन है आपके लिए, गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से
8वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या है। देखिए गाइस, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 40, ठीक है। और ये कह रहे हैं शीर्ष से, मान लीजिए एक लाइन बनी हुई है, या ये इसका शीर्ष है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये 8वें नंबर पे है, ये जो है ना वो 8वें नंबर पे। इसके मतलब ऊपर भी कुछ लोग रहे होंगे और नीचे भी कुछ लोग रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि नीचे से इसका स्थान कितना है, तो ठीक है माइनस कर देते हैं भाई। 40 माइनस 8 तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 32। लेकिन 32 पर नहीं है, प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा मैं भी आपको समझाती हूँ। सीता जो है ना वो नीचे से 33 नंबर पर है, 33 नंबर पर है, ठीक है। अब सॉरी गाइस, थोड़ी लिखने में हो रही है दिक्कत यहाँ पर। तो 33 नंबर पे आप इसको मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये 33 नंबर पे है। कैसे है आप सोच रहे होंगे। आप अब इसको क्वेश्चन को भूल जाइए, आप बस अपने थोड़ा दिमाग में एक चीज़ लेके आइए। क्या लेके आना है आपको, इसको मैं इरेज कर दूँ, नहीं इरेज नहीं करूँगी, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कलर दूसरा ले लेती हूँ, कलर ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब देखिए आप मान लीजिए बहुत ही कम संख्या लीजिए। आप एक क्लास में बैठे हैं, उसमें टोटल छात्र हैं 5, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो आप जो है ना, आप दूसरे नंबर पे ऊपर से हैं, मतलब एक यहाँ होगा और एक आप यहाँ पर बैठे हैं। तो आप बताइए नीचे से कौन से नंबर पे होंगे। तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या किया, हमने अभी वही तो किया, 5 माइनस हमने 2 कर दिया, तो बचा कितना 3। अब आप कहेंगे कि हम तीसरे नंबर पे हैं, तो गिनते हैं क्या नीचे से आप तीसरे नंबर पे हैं। देखिए 1 2 और 3। आप अगर तीसरे नंबर पे नीचे से हैं तो टोटल देखिए गिनो इसमें कितने हुए, 1 2 3, ये तो 4 ही हुए, 4 ही हुए ना। क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो हमने डबल काउंट करके उसको माइनस कर दिया है, हमने नीचे से एक जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3, फिर उसमें क्योंकि ये जो है ना डबल काउंट होके माइनस हो गया है, इसलिए हमने इसमें एक फिर से जोड़ दिया है। इस वजह से ये 32 + 1 33 हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही होगा ना कि 32 होगा। क्वेश्चन अगला गाइस देखते हैं, ये है आपके लिए। गाइज इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। आप बहुत अब अलग अलग तरीके लोग करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों फालतू के दुनिया भर के ट्रिक याद रखना। अगर ट्रिक आपको याद नहीं रहते हैं तो आप अपना जो देशी फॉर्म चीज़ें हैं ना वही करिए ना। 99 का 99 से गुना कर दीजिए, बहुत आसान करना है। 9 9 सत्ते 63, देखो 3 सबके लास्ट में आ रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। 9 8 72 और 63, 72 और कितना हुआ था 63, हाँ 6 लगा था। 9 8 72 और 6 कितना हो गया 78, 78 के आप 8 आ गए, नहीं 9 8 72 और 6 78 होनी चाहिए ना। 63 9 99 है ना, हाँ 8 9 72 72 और 6 78 ही होता है। हाँ ठीक है 78 ही आएगा, 8 हो गया, ठीक है। कितना हासिल लग गया 7 लग गया। फिर आ गया 9 9 में 81 और 7 81 7 हो जाएगा 8 8 8, इतना होगा ना। अब वही फिर आएगा 3 8 8, फिर 8, फिर आएगा 3। अब इसके आगे आप करें या ना करें, फिर इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, देखो आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ क्या आएगा। 3 का 3 आ जाएगा 3। अब 3 सबके पीछे है तो आप कुछ नहीं कर सकते, 3 सबके पीछे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा अंक देखते हैं, 8 3 11 होता है, 8 3 11 1। आप देखो 13 किसके किसके पीछे है, तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें नहीं है इसमें नहीं है। अभी या तो बी होगा या तो डी होगा, देखते हैं। अब क्या 6 आएगा 0 आएगा, ठीक है। 8 3 11 होते हैं, ठीक है। 8 3 11 हासिल 1 लग गया, यानी कैरी आपने 1 ले लिया। अब देखिए 8 1 8 8 16 16 और 17 18 19 19 1 20, यानी कि 0 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 0 13 किस कहाँ पर है, तो 0 13 यहाँ पर है ना कि बी में है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस इतना सॉल्व किया आगे आपका आंसर आ गया। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, देखिए ये करने का तरीका इसमें दिया गया है। ये
आप ऐसे करके कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, आप देख लेना इसमें। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब इसमें भी गाइस बच्चे ट्रिक लगाते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सिंपल है, क्या करना है आपको सीधे लिख लेना है ना। जैसे कि अगर यहाँ से चलते हैं 120 1 2 5 और पेन बहुत बेकार चलता है। ये आप ऐसे करने 1 2 5 एंड 4 पॉइंट लगा दें, नहीं है फिर भी 0 0 और 0 मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें संख्याएं लिखनी है। अब आगे देखिए, ये हमने पहली संख्या लिख ली, अब ये वाले देखिए पॉइंट के बाद कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 4 लिख लेंगे, उसके आगे कितना है 125 है, तो 125 है। फिर क्या है आगे देखिए ये वाला नंबर, तो क्या है पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो पॉइंट लगाया, कितना है 5 है और 4 है, आगे कितना है 1 है 2 है, और नेक्स्ट फिर पॉइंट लगाया। अब इसके आगे एक ही है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक लिख दिया हमने, और कितना है 2 है 5 है और 4 है। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। देखो यहाँ से जोड़ना, ये 3 है तो 3 से जोड़ना शुरू करते हैं। देखो ये वाली लाइन पूरी कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 का 4 आएगा ना नीचे, पेन नहीं चलता है। 4 देखिए 4 लास्ट में सबको तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, तो ये आगे हो जाएगा। दूसरी लाइन देखिए 0 4 5 4 5 9 94 94 लास्ट में कितने किस्में हैं, तो इसमें नहीं है, एक काट दीजिए, ये काट दीजिए। तो अब हमें पता है कि या तो बी होगा तो सी होगा। देखते हैं आगे 4 5 9 10 11, यानी कि 11 का 1 पॉइंट लगाया। अब 194, अच्छा इनमें दोनों में अब भी नहीं निकाल सकते। आगे देख लेते हैं, हमें अभी कैरी 1 लगा था, इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि 4 5 9 1 2 11 हो गए थे, तो 1 कैरी लग गया था। आगे देखते हैं, अब निकलना चाहिए 4 5 9 10 11 11 1 12 12 1 13, यहाँ पे आएंगे 3, तो अभी भी नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे 3, अब 3 3 दोनों में दिए गए हुए हैं। अब अगला हम जोड़ेंगे तब निकला, क्योंकि 9 और 8 दिए गए, इनमें से कोई एक ही होगा। देखिए एक कैरी लग गया ना, 5 2 7 1 8 8 1 9 9 आ गया ना, तो यहाँ पर आएगा 9। आगे आप जोड़ें ना जोड़ें, आंसर तो आपका आ गया 9 3 ही आना है, यानी कि बी ही आंसर आना है। फिलहाल हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 1, देखो 2 1 3 आएगा और 1 का 1 आएगा, नहीं 1393.194, आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होते हैं, एक बार बस आप सीख जाएं। क्या है कि पाइप ए, हम लिख लेते हैं यहाँ पर पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है ना वो टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करें, आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम तो लेना आपको आता है ना, 80 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, 80 आएगा। अब देखिए 80 का भाग इसमें देंगे, 80 एकम 80, यानी कि 1 मिनट में 1 पॉइंट, मतलब एक बार 1 पॉइंट भरेगा, और ये कितना 40 दूना 80। ये ट्रिक होती है मतलब करने की, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है इस तरह करें, 40 दूना 80, यानी कि दोनों जो ना एक साथ खोले जाएंगे तो 2 1 3, यानी 1 मिनट में 3 पॉइंट टंकी भरेगी। 3 लीटर मान लीजिए, 3 लीटर पानी टंकी में जाएगा, और टंकी की कैपेसिटी कितनी है 80 है, तो टंकी की कैपेसिटी है 80, और एक साथ खोलने में भर रहे हैं 3 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 दूनी 6, बचा कितना 20, 53 35 छाक 18 बचा। आंसर इस तरह से दिए गए हैं 2 18 2 बचे 3, आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 सही 2/3, आंसर बी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए 91 नंबर का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो रट लीजिए, इस तरह के होते हैं। देखिए क्वेश्चन जब भी ये वाला जो है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो कर लेते हैं। 12 × 17 बराबर 51 × x, तो काट लीजिए।
17 तिमा 51, 3 चक्कू 12, तो 4 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू तो पूछी गई हमसे, तो 4 देखिए कहाँ पर है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट एट द वेंचर वेन्यू वेंट वैनम। जैसे कि गाइज आपको पता है वैनम तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर एंट्री टिकट की कुछ बात हो रही है। इसके मतलब किसी मतलब जैसे कि आप अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तब भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब ह्यूज डिमांड है, डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है एंट्री टिकट की, तो किस चीज़ की हो सकती है एंट्री, मतलब कोई स्थान ग्रहण करने की बात की जा रही होगी ना। और यहाँ वैनम मतलब होता है जहर, तो वैनम तो होने से, बैंट मतलब होता है खाली, वेन्यू, हाँ वेन्यू बिल्कुल, वेन्यू मतलब जो है ना एक स्थान होता है, वेंचर बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। वेन्यू मतलब होता है स्थान, उस स्थान के लिए ना एंट्री टिकट की ह्यूज डिमांड थी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइज आपके लिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। वर्ड क्या है, इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है जैसे कि आप आजकल आप सुनते हैं कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसी जो है ना वो इमर्जिंग यानी कि निकल के आ रही, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो दिख रही है, हमें निकल के आ रही है, बिल्कुल निकल के आ रही। आप हमारा जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी निकल के तो आ रही है जो कि हमें दिख रही है कि हम आपको एक फ़ोन से, टैब से या फिर लैपटॉप से पढ़ा पा रहे हैं और हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है ना इमर्ज होके आ रही है जो कि हमें दिख रही है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है कि मतलब जो दिखे ना तो उसको कहेंगे हम डिसअपेयर। इसमें देखिए डराइव नहीं होगा, अराइज नहीं होगा, अराइज मतलब उगना होता है, सरफेस नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। इसका डिसअपेयर मतलब जो दिखे ना, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन अगला होगा क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। किसको नहीं पता है, कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार यानी कॉन्स्टेलेशन, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखते हैं क्या है, वन बॉय यानी कि एक लड़का जो है वॉज डैश इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कट फायर, यानी कि बिल्डिंग में जब फायर लगी तो एक लड़का इनसाइड मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, कैप्चर मतलब पकड़ लिया गया, नहीं, सेव्ड मतलब सेव हो गया, बिल्कुल नहीं, ग्रिप्ड मतलब ग्रिप हो गया, नहीं, ट्रैप्ड वो फंस गया है, ठीक है। तो वन बॉय वॉज ट्रैप्ड, इसका आप आंसर डी की तरफ जाएं, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये ट्रैप हो गया है, वो उसके अंदर ट्रैप हो गया है जब बिल्डिंग में फायर लगी, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है करेक्टली यानी कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो मर्सिनरी ये तो सही होना चाहिए, वर्सेटाइल, कॉन्टिंजेंसी, अच्छा है वॉलंटियर, देखिए कैसे अजीब लिखा है, आपको दिखने में भी अजीब लग रहा होगा। वॉलंटियर की स्पेलिंग होती है BLUNTER, जैसे इंजीनियर में नहीं डबल ई बनती है, बच्चे कंफ्यूज उसमें होते हैं, तो वॉलंटियर में TER होता है, वॉलंटियर, ये वॉलंटियर नहीं होता है। तो इसमें जो है ना इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी बिल्कुल इनकरेक्ट है, डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे पहला ही मुझे लग रहा है बिल्कुल लॉरेल, ये लॉरेल नहीं होता है, लॉरेल होता है, इसमें डबल एल नहीं बनेगा, LAURAL, ये लॉरेल होता है, लॉरेल, ठीक है। रिलीजियस बिल्कुल ठीक लिखा है, म्यूचुअल बिल्कुल ठीक लिखा है, वाइन बिल्कुल सही लिखा है, तो इसका लॉरेल गलत लिखा है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। अब आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स यानी कनिंग होता है, कनिंग का होता है श्रीड, मतलब कनिंग मैं बताऊँ आपको बहुत ही मतलब
चतुर क्लेवर वाला नहीं है, जो बहुत ही धूर्त हो, बहुत ही मतलब बहुत ही अपने आप को शातिर समझता हो, उसको shrewd बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है ना सिनोनिम से पूछा गया है, कनिंग का shrewd हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही है। प्रूडेंट बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब घमंडी होता है। स्ट्रे बिल्कुल नहीं होगा, अनयूजुअल बिल्कुल नहीं होगा, अनयूजुअल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, shrewd। कनिंग का shrewd होगा, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, आइटम्स पूछा गया है मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, गिवन वर्ड्स आइटम्स। आइटम्स क्या है? द ब्लो वंस ऑन हॉर्न, मतलब अपनी खुद की अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बोलते हैं, तो ये इंग्लिश का आइटम्स है। यानी कि टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न मतलब अपनी खुद ही मुंह अपनी तारीफ करना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ। टू प्रेज ऑन सेल्फ इसका पहला ही सही है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टू प्रेज इनकी अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, select the option that can be used as a one word substitution। one word substitution पूछा गया है for the given group, यानी कि क्या है? ordinary and dull। ordinary and dull मतलब उसका होता है mundane, shadow, calvus, familiar। तो familiar तो नहीं हो सकता, ये होता है बहुत ही मतलब लेजी टाइप का। डुलमुल नहीं कहते, बहुत ही डुलमुल है, बहुत ही लेजी है। तो डुलमुल तो इससे मुंडैन ही हो सकता है। आंसर ए बिल्कुल इसका देखते हैं आंसर क्या है। हाँ ये ही है बिल्कुल मुंडैन। इसका मुंडैन मतलब होता है सांसारिक, बहुत ही सीधा साधा। अच्छा, ऑर्डिनरी मतलब जैसे कि बहुत ही रूल्स को फॉलो करना, और डुल मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा। तो वो सांसारिक इंसान ही होगा ना, जो सांसारिक चीज़ों में उलझा हुआ होगा, मतलब बहुत ही चीज़ों को फॉलो करना, नियम कानून को फॉलो करना और बहुत ही सीधा साधा होना, तो वो सांसारिक इंसान ही हो सकता है। शैलो मतलब होता है सतही चीज़, कैलस मतलब होता है कठोर, और फैमिली मतलब पश्चिम, तो आपको पता ही है। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। So guys, this is also yes this is last question। thank you guys attending the lecture। so मुझे उम्मीद है आप जो है ना अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। और गाइज आपको मेरी जो भी सेशन है, जो भी मैंने लेक्चर लिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आपको मेरे लेक्चर को मतलब लेना हुआ करे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ से सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और गाइज कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई भी तरह की स्टडी से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स में बता दिया करें कि आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है। मेरे समझाने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दिया करें गाइज, क्योंकि देखिए आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए जो है ना मतलब हमें पता चलेगा कि ना कि हम कैसे कर पा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइज़ कमेंट ज़रूर करें और आपका स्कोर आज का कितना रहा वो ज़रूर बताते रहें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट अगेन एंड अगेन। थैंक यू गाइज़।